1850 के दशक की बात है। ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही शांत से मठ में एक पादरी बगीचे में मटर के पौधों के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त दुनिया को डीएनए या जीन जैसे शब्दों की कोई जानकारी ही नहीं थी। मतलब ये शब्द वजूद में ही नहीं थे। बिल्कुल। फिर भी उस पादरी ने चुपचाप मानव अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य यानी जीवन के उस छिपे हुए सोर्स कोड को क्रैक कर लिया था। हाँ, और उस पादरी का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य आधार यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी का ये सफर आखिर तय कैसे होता है। सही कहा। आज हम इसी को खोलकर समझेंगे। माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में कैसे जाते हैं, नई विविधताएं कैसे पैदा होती हैं और जीवन का ये पूरा ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मटर के पौधों के लंबे या बौने होने की कहानी नहीं है। ये हमारे अपने अस्तित्व और सर्वाइवल की कहानी है। हाँ, उन मौलिक नियमों को समझने के बारे में है जो ये तय करते हैं कि कोई भी जीव कैसा दिखेगा। लेकिन आनुवांशिकता के नियमों तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि बदलाव या जिसे हम विविधता कहते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। बिल्कुल। जब नया जीवन बनता है तो उसमें ये नयापन कैसे आता है, ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए। तो अगर हम जनन या प्रजनन की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है ना, अलैंगिक और लैंगिक। हाँ, और इन दोनों प्रणालियों में विविधता का जो स्तर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम जीवाणु या बैक्टीरिया जैसे जीवों को देखें तो उनमें अलैंगिक जनन होता है। मतलब एक ही जीव विभाजित होकर दो नए जीव बनाता है। एकदम सही। वो अपने ही डीएनए की कॉपी बनाता है और आगे भेज देता है। इसमें कोई दूसरा जीव शामिल नहीं होता। इसको एक रूपक से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैं इसे एक ही दस्तावेज की बार बार फोटोकॉपी करने जैसा मानती हूँ। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना। मतलब जब किसी ओरिजिनल दस्तावेज की कॉपी बनाई जाती है और फिर उस कॉपी की भी कॉपी बनाई जाती है तो शायद कहीं कोई मामूली सा काला धब्बा आ जाए या कोई अक्षर थोड़ा धुंधला हो जाए। हाँ, बस उतनी ही विविधता आती है। इसका मतलब यह है कि डीएनए कॉपी होने के दौरान जो बदलाव या त्रुटियां आती हैं वे बहुत ही मामूली होती हैं। दोनों जीवाणु लगभग एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। जो कि मानव और अन्य जटिल जंतुओं में होता है उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ इस प्रक्रिया में दो अलग अलग जीवों का यानी माता और पिता का डीएनए आपस में मिलता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे दो अलग अलग किताबों के पन्नों को एक साथ मिलाकर एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही हो। हाँ, और इस नई कहानी में दोनों किताबों की झलक तो होगी, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अनूठी होगी। इसीलिए लैंगिक जनन में बहुत अधिक और स्पष्ट विविधताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन एक सवाल है, ये विविधताएं सिर्फ दिखने में अंतर पैदा करती हैं या इनका कोई और भी काम है? यही तो सबसे अहम बात है। ये विविधताएं सिर्फ शक्ल सूरत के लिए नहीं हैं, ये अस्तित्व बचाने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी हैं। सर्वाइवल के लिए वो कैसे? मान लिया जाए कि जीवाणुओं की एक बहुत बड़ी आबादी है और अचानक पर्यावरण का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत भीषण गर्मी आ जाती है। अच्छा, तो अगर वे सभी बिल्कुल एक जैसे होते बिना किसी विविधता के तो शायद पूरी की पूरी आबादी एक साथ नष्ट हो जाती। बिल्कुल, सबके सब एक साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि डीएनए कॉपी होने के दौरान कुछ मामूली विविधताएं आई थीं, तो हो सकता है कुछ गिने चुने जीवाणुओं में अत्यधिक गर्मी सहने की क्षमता विकसित हो गई हो। अरे हाँ, वो कुछ जीवाणु बच जाएंगे। बिल्कुल बचेंगे और वे आगे प्रजनन करके ऐसी नई पीढ़ियां बनाएंगे जो उस गर्म माहौल में जीवित रह सकें। प्राकृतिक चयन यानी इवोल्यूशन के लिए ये विविधता ही असल में कच्चा माल है। यह बहुत ही शानदार विचार है। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि लैंगिक जनन विविधताओं का एक पूरा नया संसार खोल देता है, तो सवाल ये उठता है कि जब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो असल में दिखते कैसे हैं? इसका एक बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा का उदाहरण हमारी अपनी कर्णपाली यानी ईयरलोब में देखा जा सकता है। हाँ, मैंने इस पर गौर किया है। कुछ लोगों के कान का निचला हिस्सा सिर के पार्श्व से पूरी तरह जुड़ा होता है और कुछ लोगों में ये स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ होता है। ये मानव आबादी में पाए जाने वाले लक्षणों के दो बिल्कुल स्पष्ट प्रकार हैं जो उन्हें अपने माता पिता से वंशागत मिले हैं, है ना? एकदम सही।
और इन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के पीछे की जो पूरी गणित है, उसे पहली बार उसी पादरी ने समझा था जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में जन्मे मेंडल। मतलब एक पादरी जो विज्ञान और गणित को एक साथ मिला रहा है। हाँ, अपने मठ के बगीचे में मटर उगा रहा है और उन पर सांख्यिकी और गणित के फॉर्मूले लगा रहा है। उस दौर में ऐसा सोचना भी बहुत आगे की बात थी। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि उन्होंने मटर को ही क्यों चुना। मतलब दुनिया में इतने सारे पौधे हैं। ये कोई संयोग नहीं था। मेंडल बहुत होशियार थे। मटर के पौधों में बिल्कुल स्पष्ट और विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। बीज का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अच्छा, मतलब या तो पौधा पूरी तरह लंबा होगा या बिल्कुल बौना। हाँ, या बीज बिल्कुल गोल होंगे या फिर झुर्रीदार। बीज का कुछ नहीं। इससे उन्हें गणित लगाने में बहुत आसानी हुई। लेकिन प्रयोग शुरू करने से पहले उन्हें ये भी तो पक्का करना होगा कि वे जिन पौधों का उपयोग कर रहे हैं वो शुद्ध हैं। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने कई पीढ़ियों तक पौधों का स्वपरागण होने दिया। जब एक लंबे पौधे के बीच से बार बार सिर्फ लंबे पौधे ही पैदा होने लगे, तब जाकर उन्होंने उसे शुद्ध लंबा माना। यही मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था ना, उनका व्यवस्थित तरीका। हाँ, उनसे पहले भी कई लोगों ने पौधों पर प्रयोग किए थे, लेकिन मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर पीढ़ी का बारीकी से गणितीय रिकॉर्ड रखा। उन्होंने सिर्फ बीज नहीं बोए, बल्कि पहली पीढ़ी जिसे F1 कहते हैं और दूसरी पीढ़ी यानी F2, उसके हर एक पौधे को गिना और उनका सटीक अनुपात निकाला। तो चलिए मेंडल के उस पहले मुख्य प्रयोग की तरफ चलते हैं जो उन्होंने ऊंचाई के लक्षण पर किया था। ये बहुत ही मजेदार है। हाँ, मुझे ये वाला प्रयोग बहुत पसंद है। तो उन्होंने एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस या संकरण कराया। हाँ, और आज की विज्ञान की भाषा में कहें तो लंबे पौधों के लिए दोनों कारक कैपिटल T और T थे और बौने पौधों के लिए स्मॉल t और t। तो जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो जो पहली पीढ़ी सामने आई F1 पीढ़ी, उसके नतीजे तो किसी भी सामान्य इंसान की सोच के बिल्कुल उलट थे। बिल्कुल उलट थे। उस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे निकले। अरे रुकिए, यहीं पे एक बहुत ही स्वाभाविक से उलझन पैदा होती है। अगर हम लाल रंग और सफेद रंग को मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है। ये एक सामान्य सी समझ है। हाँ बिल्कुल। तो अगर एक लंबे और एक बौने पौधे को मिलाया गया तो क्या उनके बच्चों को मध्यम ऊंचाई का नहीं होना चाहिए था? मेंडल भी शायद शुरुआत में यही सोच रहे होंगे, लेकिन मध्यम ऊंचाई का कोई पौधा था ही नहीं। सारे के सारे पौधे लंबे निकले। तो क्या बौनेपन का लक्षण हवा में गायब हो गया? कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इन्हीं F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया गया, यानी उनका स्वपरागण हुआ। और फिर दूसरी पीढ़ी आई जिसे F2 पीढ़ी कहते हैं। हाँ, और इस F2 पीढ़ी में अचानक से कुछ बौने पौधे वापस आ गए। वापस आ गए? मतलब वो गायब नहीं हुए थे? बिल्कुल नहीं। और उनका अनुपात था 3:1, मतलब हर 3 लंबे पौधों पर एक बौना पौधा। तो बौनापन पहली पीढ़ी में बस कहीं छिप गया था और दूसरी पीढ़ी में अचानक से सामने आ गया। और विज्ञान में से ही प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों का नियम कहते हैं। तो जो छिप गया वो अप्रभावी था और जो दिखा वो प्रभावी था। हाँ, देखिए, F1 पीढ़ी के हर पौधे के पास लंबाई का कैपिटल T भी था और बौनेपन का स्मॉल t भी था, यानी वे TT थे। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रभावी होने का मतलब असल में क्या है। मैं इसे एक रासायनिक कारखाने के रूप में सोचती हूँ। रासायनिक कारखाना? ये दिलचस्प लग रहा है। समझाइए जरा। मतलब जो लंबाई का कैपिटल T जीन है वो एक चालू और अच्छे से काम करने वाला कारखाना है जो पौधे को लंबा करने के लिए जरूरी हार्मोन बना रहा है। अच्छा, और जो बौनेपन का स्मॉल t जीन है? वो कोई ऐसा हार्मोन नहीं बनाता जो पौधे को छोटा कर दे। वो बस एक बंद या खराब कारखाना है जो कुछ नहीं कर रहा है। वो बौनापन ला नहीं रहा, वो बस लंबाई देने में विफल है। अरे वाह, यही इसकी सबसे सटीक व्याख्या है। कैपिटल T की सिर्फ एक कॉपी ही पौधे के लिए पर्याप्त हार्मोन बनाने का काम कर देती है। तो इसलिए T होने पर भी पौधा लंबा ही होता है, क्योंकि एक कारखाना तो चल ही रहा है ना। बिल्कुल। बौनेपन के लक्षण को सामने आने के लिए पौधे के पास वो काम करने वाला T होना ही नहीं चाहिए, यानी उसे दोनों तरफ से स्मॉल t और स्मॉल t मिलना चाहिए, तभी वो बौना रह जाएगा। और F2 पीढ़ी में ठीक यही हुआ। 25% पौधों को दोनों तरफ से स्मॉल t मिल गया। एकदम सही।
लेकिन ये तो सिर्फ एक लक्षण यानी ऊंचाई की बात हुई। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दिया। लेकिन जब एक साथ दो अलग-अलग लक्षणों को ट्रैक किया जाए तो क्या होता है? मतलब क्या वे हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं? मेंडल के दिमाग में भी यही सवाल आया था और इसका जवाब खोजने के लिए उन्होंने अपना दूसरा प्रयोग किया, जिसे द्विसंकरण प्रयोग या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाँ, इसमें उन्होंने गोल और पीले बीज वाले मटर का संकरण झुर्रीदार और हरे बीज वाले मटर से कराया। अब यहाँ देखना ये था कि क्या गोल आकार हमेशा पीले रंग के साथ ही अगली पीढ़ी में जाएगा और क्या झुर्रीदार आकार हमेशा हरे रंग के साथ चिपका रहेगा। इसे समझने के लिए मैं एक और उदाहरण देती हूँ, एक रेस्टोरेंट के कॉम्बो मील का। कॉम्बो मील, चलिए सुनते हैं। हाँ, मान लिया जाए कि एक कॉम्बो है बर्गर के साथ फ्राइज और दूसरा कॉम्बो है पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक। अगर ये दोनों हमेशा साथ साथ ही चलते तो अगली पीढ़ियों में भी सिर्फ यही दो कॉम्बो मिलने चाहिए थे। मतलब बर्गर है तो फ्राइज ही मिलेगा। लेकिन F2 पीढ़ी के नतीजों ने तो एक नई ही कहानी बयां कर दी। क्या हुआ उसमें? वहां बिल्कुल नए संयोजन देखने को मिले। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके बीज गोल तो थे लेकिन उनका रंग हरा था। अरे! और कुछ बीज झुर्रीदार थे लेकिन उनका रंग पीला था। हाँ, यानी लक्षणों को अलग अलग चुना जा सकता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि बर्गर मिला है इसका मतलब ये नहीं कि फ्राइज ही लेने पड़ेंगे। बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ली जा सकती है। बिल्कुल सही। लक्षण एक दूसरे से चिपक कर नहीं चलते, वे स्वतंत्र होते हैं। और विज्ञान में इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं ना। हाँ, और अगर हम इसे इंसानों से जोड़ें तो इस प्रयोग ने ये साबित कर दिया कि एक ही माता पिता के बच्चे एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिख सकते हैं। क्योंकि माता पिता के जो अलग अलग गुण हैं वे हर बच्चे में बिल्कुल नए और स्वतंत्र तरीके से मिक्स एंड मैच होकर पहुंचते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तक कि मेंडल ने ये सारा गणित तो समझा दिया कि बाहर से क्या होता है। हाँ, लेकिन अब अगर हम कोशिका के अंदर झांक कर देखें तो ये सब जैविक स्तर पर काम कैसे करता है। आखिर एक कोशिका को कैसे पता चलता है कि उसे पौधे को लंबा करना है या बीजों को गोल बनाना है? यहाँ जीव विज्ञान का वो तंत्र सामने आता है जिसे डीएनए से प्रोटीन तक का सफर कहते हैं। तो शुरुआत डीएनए से होती है। हाँ, हर जीव की कोशिकाओं में डीएनए होता है जो सूचनाओं का एक बहुत विशाल भंडार है, और डीएनए का वह विशिष्ट हिस्सा जिसमें किसी खास प्रोटीन को बनाने की जानकारी होती है उसे जीन कहा जाता है। और ये जीन ही तय करते हैं कि शरीर में कौन सा एंजाइम बनेगा। बिल्कुल, और आपको पता ही होगा कि एंजाइम असल में एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। अगर हम पौधे की लंबाई का ही उदाहरण लें तो ये उन हार्मोन्स पर निर्भर करती है जो पौधे के अंदर बनते हैं, और ये हार्मोन कितनी मात्रा में बनेंगे ये बात उन विशेष एंजाइम की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। एकदम सही। तो अगर पौधे के पास लंबाई वाला वो प्रभावी जीन यानी कैपिटल T है तो वो जीन एक बहुत ही कुशल एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम तेजी से काम करेगा, ढेर सारा ग्रोथ हार्मोन बनाएगा और पौधा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर उस जीन में कोई परिवर्तन आ जाए जिसे म्यूटेशन कहते हैं तो जो प्रोटीन या एंजाइम बनेगा वो कम कुशल होगा। मतलब पर्याप्त हार्मोन नहीं बनेगा और पौधा बौना रह जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे लक्षण असल में अंदर चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं का ही अंतिम परिणाम है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे जीन कोशिका में ऐसे ही हवा में नहीं तैरते। अच्छा, तो ये कहाँ होते हैं? ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र नामक धागे जैसी संरचनाओं के अंदर बड़ी ही बारीकी से पैक होते हैं। कोशिका के भीतर की ये इंजीनियरिंग सच में हैरान करने वाली है। मैंने पढ़ा है कि एक सामान्य कोशिका में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, एक माता से और एक पिता से। हाँ, लेकिन यहाँ प्रकृति का एक बहुत ही शानदार संतुलन देखने को मिलता है। जरा सोचिए, अगर जनन के समय ये दोनों सेट पूरे के पूरे अगली पीढ़ी में चले जाएं तो क्या होगा? तो बच्चे में क्रोमोसोम की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और फिर उसके बच्चे में 4 गुनी। ऐसे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए जनन कोशिकाएं जिन्हें युग्मक या गैमीट कहते हैं वो बनते समय क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। मतलब जनन कोशिका में क्रोमोसोम का केवल एक सेट जाता है। हाँ, और जब माता का एक सेट वाला युग्मक और पिता का एक सेट वाला युग्मक आपस में मिलते हैं तो बनने वाले नए जीव में, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, बिल्कुल, उसमें क्रोमोसोम की संख्या फिर से सामान्य हो जाती है, यानी वापस से 2 सेट। ये तो एक परफेक्ट सिस्टम है जो हर पीढ़ी में डीएनए की मात्रा को स्थिर रखता है ना?
अब तक हमने मटर के पौधों और सामान्य कोशिकाओं की बात की। चलिए अब इस आनुवंशिक विज्ञान को सीधे मनुष्यों पर लागू करते हैं। खासकर मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के संदर्भ में ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सभी जीवों में लिंग निर्धारण का तरीका एक जैसा नहीं होता। मैंने सुना है कि कुछ जीवों में ये पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है। बिल्कुल, कुछ खास तरह के सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में अंडे सेने का तापमान ये तय करता है कि नर पैदा होगा या मादा। अरे, और घोंघे तो अपना लिंग बदल भी सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि उनके लिए लिंग कोई पक्की आनुवांशिक चीज नहीं है। हाँ, लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। मानव में ये पूरी तरह से हमारे जीन्स और क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो इंसानों में ये सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, मनुष्यों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो स्त्री और पुरुष दोनों में बिल्कुल एक समान होते हैं। सारा खेल उस 23वें जोड़े का है ना? जिसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एकदम सही। स्त्रियों में यह 23वां जोड़ा पूर्ण होता है। इसमें दोनों क्रोमोसोम आकार में एक जैसे और बड़े होते हैं, जिन्हें XX कहा जाता है। लेकिन पुरुषों में ये जोड़ा थोड़ा बेमेल होता है। हाँ, पुरुषों में एक तो सामान्य आकार का X क्रोमोसोम होता है, लेकिन दूसरा आकार में बहुत छोटा होता है, जिसे Y क्रोमोसोम कहते हैं। तो पुरुषों का ये जोड़ा XY कहलाता है, लेकिन ये Y क्रोमोसोम छोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें X क्रोमोसोम के मुकाबले बहुत कम आनुवंशिक जानकारी होती है। ये एक तरह से अधूरा सा है, लेकिन लिंग तय करने में इसकी भूमिका सबसे अहम है। और मुझे लगता है कि इस विज्ञान को समझना न केवल जीव विज्ञान के नजरिए से बल्कि सामाजिक नजरिए से भी बेहद बेहद जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। समाज में इसके क्या मायने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सदियों से हमारे समाजों में एक बहुत ही रूढ़िवादी और गलत सोच रही है, जहां लड़की पैदा होने पर माताओं को ताने दिए जाते थे या उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। हाँ, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन विज्ञान इस अज्ञानता की जड़ें पूरी तरह काट देता है। वो कैसे? अगर हम इसे क्रोमोसोम के नजरिए से समझाएं तो बहुत आसान है। जब प्रजनन होता है तो स्त्री के पास देने के लिए सिर्फ X क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि उनका जोड़ा XX है। मतलब बच्चे को माता से हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलेगा, इसमें कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अब बच्चा नर होगा या मादा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि निषेचन के समय पिता की ओर से कौन सा क्रोमोसोम आया है। तो अगर पिता की जनन कोशिका से X क्रोमोसोम आता है, हाँ। तो वो माता के X के साथ मिलकर XX बनाएगा। हाँ, और इसका मतलब है कि एक लड़की जन्म लेगी। और अगर पिता की ओर से Y क्रोमोसोम आता है, तो वो माता के X के साथ मिलकर XY बनाएगा, जिसका मतलब है कि एक लड़का जन्म लेगा। तो आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो बच्चे का लिंग तय करने में माता की कोई भूमिका ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से पिता से मिलने वाले क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ये जानकारी तो अज्ञानता के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। मुझे लगता है आज की इस गहन चर्चा में हमने एक बहुत ही लंबा और गहरा सफर तय किया है। हाँ, अलैंगिक जनन में जीवाणुओं के क्लोन बनने से लेकर लैंगिक जनन में विविधताओं के इस विस्फोट तक हमने बहुत कुछ समझा। और मेंडल के उस ऑस्ट्रियाई मठ के बगीचे की सैर भी की, जहां उन्होंने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का गणित दुनिया के सामने रखा। और ये भी देखा कि कैसे लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होकर पीढ़ियों का सफर तय करते हैं। वो कॉम्बो मील वाला उदाहरण मुझे हमेशा याद रहेगा। और फिर हम कोशिका के अंदर भी गए, उस रासायनिक कारखाने को देखा जहां डीएनए और जीन मिलकर एंजाइम और प्रोटीन बनाते हैं, जो अंततः इन लक्षणों को आकार देते हैं। और क्रोमोसोम के आधा होने और फिर से जुड़ने के उस सटीक संतुलन को भी हमने करीब से समझा, जो मानव में लिंग निर्धारण का सबसे बड़ा आधार है। बाहर से जो चीजें हमें रहस्यमयी लगती हैं, उनके पीछे असल में एक बहुत ही गहरा रासायनिक और गणितीय ब्लूप्रिंट मौजूद है। और ये ब्लूप्रिंट कोई एक दिन का कमाल नहीं है। ये लाखों सालों के इवोल्यूशन और प्राकृतिक चयन का एक शानदार नतीजा है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या विचार? देखिए, अभी हमने देखा कि सारे लक्षण, चाहे वो ऊंचाई हो, आंखों का रंग हो या बालों की बनावट, ये सब मूल रूप से उन रासायनिक निर्देशों का ही परिणाम है जो हमारी डीएनए में लिखे हैं। हाँ, वो कोड है एक तरह का। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में विज्ञान उस स्तर तक पहुंच जाए जहां हम किसी पौधे या इंसान के पैदा होने से पहले ही उन रासायनिक निर्देशों को एक कंप्यूटर कोड की तरह एडिट कर सके। बाप रे, ये संभावना तो विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा भूचाल ला सकती है ना? बीमारियों को जन्म से पहले ही जड़ से मिटाने से लेकर शरीर में मन चाहे बदलाव करने तक मॉलिक्यूलर स्तर पर कुछ भी संभव हो सकता है।
क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान खुद एक नया मेंडल बन जाएगा, लेकिन किसी मटर के बगीचे में नहीं? बल्कि सीधे डीएनए की प्रयोगशाला में। ये जीवन का ब्लूप्रिंट अब शायद केवल प्रकृति के हाथों में नहीं रहने वाला है। ये एक बहुत ही रोमांचक और थोड़ी डराने वाली सोच भी है। जीवन के इस अनसुलझे और लगातार बदलते विज्ञान के बारे में ऐसी ही जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। ये प्रकृति और विज्ञान का खेल बहुत अद्भुत है। और हमारी ये सीखने की प्रक्रिया भी हमेशा यूं ही चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में जुड़ने और इस रहस्य को समझने में जो मजा आया वो सच में बेजोड़ था। आगे भी ऐसे ही जीवन के रहस्यों को सुलझाते रहेंगे।